पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक। तो आज इस लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेसिकली आज का एजेंडा क्या है, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद जितने भी इसके एग्जांपल्स हमारे जो पहले के भी बचे हुए हैं और जो आगे भी हैं वो सब हम लोग खत्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जितना भी पूरा जो लेक्चर है जिसमें एक्सरसाइज इन टेक्स्ट सब कुछ कवर्ड रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसका किस तरफ इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, मतलब उसका किस तरीके से हम लोग हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसको किस तरह हम लोग यूज करते हैं या लॉस होता है क्या, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो जनरेशन ऑफ हीट in a conductor is inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. बिल्कुल, बहुत सारे केस में कोई भी अगर हम अगर ये बैटरी लेते हैं, यहाँ से जा रहा है हमारा करंट, ये अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा दिए, तो रेजिस्टेंस क्या किया, हमारा कुछ वोल्टेज पोटेंशियल, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल खा जाना। तो पोटेंशियल खा गया मतलब क्या किया, वो जो एनर्जी था हमारा, जो बैटरी के पास एनर्जी होता है, तो जो हमारा एनर्जी था कुछ पोटेंशियल खा गया, मतलब क्या हो गया, कुछ एनर्जी खा गया। तो वो किस टर्म में खाता है, हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीट जनरेट करके वो खा जाता है। तो उससे हम लोग को नुकसान तो होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो हमारा बैटरी है वो ज्यादा देर तक परफॉर्म कर पाता, मतलब काम ज्यादा हो पाता, मतलब यूजफुल वर्क ज्यादा हो पाता। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स can be increased by temperature of components and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. लेकिन अगर कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो कोई भी चीज पूरा निगेटिव नहीं होता है, अगर कुछ है तो कुछ अच्छा भी होगा उसका। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर। अब जैसे हीटर है, उसका काम है ऑलरेडी गर्म करना, उसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या किया, एनर्जी खाया, और एनर्जी खाने किस चीज में यूज हो रहा था, गर्म करने में, मतलब जो खा रहा है एनर्जी उससे क्या हो रहा है, तो उससे तो गर्म हो ही रहा है, और जिस लिए हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उससे भी गर्म हो रहा है, तो मतलब डबल फायदा हो रहा है। आ रही बात समझ में। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इट एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिल्कुल, here the filament must retain as much of heat generated as it possible so that it gets very hot and emits light. जितना, अब जैसे कि बल्ब में भी रेजिस्टेंस हुआ, जो फिलामेंट है वो भी क्या किया, जितना हो सके हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वही सेम हीटर वाला प्रोसेस या फिर वही टोस्टर वाला प्रोसेस जो यूज कर सकते हो। इट्स वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट, इट मस्ट नॉट मेल्ट एज इट्स at such high temperature. A strong metal with high melting point such as tungsten, tungsten ध्यान में रखना है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए उसको हम लोग बल्ब फिलामेंट में यूज करते हैं। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा. The bulbs are usually filled with chemical inactive nitrogen and argon gas to prolong the life of filament. ये सब फैक्ट है, ध्यान में रखना है कि बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव एंड नाइट्रोजन एंड आर्गन to prolong the life of filament. Most of the power consumed by filament appear as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. ये सब फैक्चुअल चीज है, ध्यान में रखना है, लॉन्ग आंसर में यूज हो सकता है। Another common application of Joule heating is the fuse usage. बिल्कुल, जैसे कि सर्किट में फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं उसका भी बहुत यूज होता है, उसका जो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कंपैरेटिवली लो होता है। क्यों, जैसे ज्यादा अगर हीट कर रहा है तो पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। Another common applications of Joule fuse, it protects circuit and appliance by stopping the flow of any unduly high electric current. अगर बहुत तेज करंट आया तो इसको हीटिंग इफेक्ट से पिघला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूज को सर्किट को ब्रेक कर देता है। The fuse is placed in series with device. It consists of a piece of wire made up of metal or alloy of appropriate melting point, for example, aluminium, copper, iron, lead.
if a current larger than the specified value follows through the circuit, if the current of fuse increase, this melt the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in cartridge of the procline of similar rods. The fuse of the domestic properties of 1 ampere, 2 ampere, 10 ampere for an electric iron which consume 1 kilo. ये सब भी जो हम लोग के अप्लायंस घर पे यूज होते हैं उनके बारे में दिया है कि जब अगर हम लोग अगर करंट जो यूज होता है 4.5 ओम का एम्पियर फ्लो करेगा सर्किट से, अगर 220 वॉट का है, कैसे 1 किलोवाट से P इज इक्वल टू VI करके निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 220 से तो कितना आएगा 4.54 आएगा। एनीवे सो इस केस में कितना हम लोग का फ्यूज रखेंगे, जैसे कि अगर 1000 पावर कितना है इसका 1000 किलोवाट, 1000 वॉट है VI, तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग को वोल्टेज मिलता है कितना मिलता है 220 वॉट का मिलता है, तो 1000 बाई 200 वॉट कर देंगे तो करंट निकला। करंट का वैल्यू कितना आया 220। करंट का वैल्यू कितना है नियरली 4.5 एम्पियर, करेक्ट। यानी अगर हम जो फ्यूज का मेल्टिंग ध्यान में रख के रखे तो 5 एम्पियर का वो अलावेंस देगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारा यूज होता है रेटेड, द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक रेटेड 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3, यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे 5 एम्पियर वाला रेटेड यूज करेंगे, क्योंकि अगर 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी करंट ज्यादा होगा तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, स्विच कह रहे हैं, हमारा फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो अप्लायंस है उसको बचा लेगा या घर में आग लगने से बचा लेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है P इज इक्वल टू VI, इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम। VI को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इससे रिप्लेस कर सकते हैं IR से, तो क्या बचेगा I स्क्वायर R। पावर क्या होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या है I स्क्वायर R T, करेक्ट। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम से डिवाइड कर देता है, I स्क्वायर R आ गया। और क्या होता है V स्क्वायर R T एनर्जी, फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे V स्क्वायर बाई R आ गया। तो पावर क्या हमको दे दिया VI V स्क्वायर बाई R या फिर I स्क्वायर बाई I स्क्वायर इंटू R। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर तुमसे जो हम लोग डेफिनेशन बहुत टाइम से पढ़ रहे थे 1 एम्पियर क्या होता है, तो बताए थे 1 एम्पियर का मतलब डिफाइन किए थे हम लोग सब कुछ 1 मान के। सिमिलरली अगर 1 वॉट को अगर कोई पूछे डिफाइन करो तो क्या होगा P इंटू VI, मतलब 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, मतलब जब 1 वोल्ट से 1 एम्पियर का करंट निकले तो उससे जो जनरेट हो उसे हम लोग 1 वॉट कह सकते हैं, मतलब 1 वॉट कह सकते हैं अगर 1 वॉट को डिफाइन करना हो तो। 1 किलो वॉट आवर अगर कमर्शियल यूज में यही होता है। किलोवाट का पता है तुमको 10 टू द पावर 3 वॉट, आवर का मतलब क्या हो गया 3600 सेकेंड्स। तो बेसिकली हमको ये जो वैल्यू देता है वो क्या दिया जूल में देता है, जब हम लोग वॉट और सेकंड को बुलाते हैं मतलब हीट, मतलब हम लोग एनर्जी का बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग कमर्शियल में जब बात करते हैं तो हम लोग एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं। चलो क्वेश्चन कर लिया जाए वाला। An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.5. What is the power? The power क्या होता है V into I। V तुमको पता है, I भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 220 20 इंटू 0.5 क्या मिलेगा 22 इंटू 5 मतलब 110 जूल पर सेकेंड, मतलब 110। अगला क्वेश्चन क्या है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड इतना, फिर से क्या दिया हुआ है पावर दिया हुआ है 400 वॉट, ऑपरेट्स कितना 8 घंटे पर डे, कितने देर 8 घंटे पर डे, तो मतलब कितना एनर्जी खाएगा ये, अगर आवर के टर्म्स में पता क्योंकि हमें किलो पर आवर में ही निकालना है तो हम लोग आवर के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। तो कितना एनर्जी खाएगा एक दिन में 400 इंटू 8, ठीक है, बाई 1000 किलोवाट। बाई 1000 क्यों किए ताकि वॉट को हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर सकें, किलोवाट पर आवर, करेक्ट। इतना एनर्जी खा रहा है, कितना दिन चल रहा है वो 30 दिन चलेगा।
तो क्या करेंगे 400 इंटू 8 बाई 1000 इंटू 30, तो 30 दिन में कितना एनर्जी खाएगा, इतना एनर्जी खाएगा। पर किलोवाट का इसको मिटा लेने दो, किलोवाट आवर, पर किलोवाट का कितना प्राइस है, 3 रुपए पर किलोवाट। अगर इतना खा रहा है तो इंटू 3 कर देंगे, पर किलोवाट ₹3। देखो यूनिट हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि समझ में आए कि रुपीज में ही क्यों आएगा। तो किलोवाट आवर से किलोवाट आवर कट गया, रुपीज बस बचा, तो हमारा पैसा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा किस में आएगा, रुपीज में आएगा। तो मतलब अगर सही ढंग से लिखे तो क्या बचा हमारे पास, 400 इंटू 8 बाई 1000 इंटू 30 इंटू ₹3। किलोवाट आवर पर आवर, किलोवाट पर आवर दोनों टाइम कट गया, यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 2 0 गया, कितना बचा 9। 3 इंटू 3 कितना बचा 9। 8 इंटू 4 कितना हुआ 32, करेक्ट। तो 32 इंटू 9 कितना हुआ 18, 1 कैरी 27, 28, यानी 288 रुपीज आया हमारा महीने भर का खर्चा। समझ आया? चलो, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। तो अब जो हमारे पहले के जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं, एनसीईआरटी पे आने से पहले जो हम लोग का जो एग्जाम्पल बचा हुआ है वो सब हम लोग आज कर लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में, यानी अगला जो वीडियो डालेंगे हम लोग, उसमें जितना भी कवर ये इन टेक्स्ट और जो भी बचा हुआ है सब कुछ हम लोग कवर, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जैसे ये इन टेक्स्ट होता है, ये सब और सब कुछ कवर कर लेने का कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है पहला, कि a current of 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। ओके, तो करंट हमको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, जो दिया अच्छे से लिख लेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। तुमको पता है सब कुछ को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में, यानी 10 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 600 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू, इतना। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्यू निकालना है बेसिकली। क्यू क्या होता है, आई क्या होता है, हम लोग आई का क्या जानते हैं, क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हुआ आई इंटू टी, तो 0.5 इंटू 600, मतलब एक गया 0, 60 इंटू 5 मतलब 300, तो 300 कूलम इज आवर आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 12.1। Coming to example number 12.2, how much work is done in moving charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference? Point A हमारा ये, point B हमारा ये। तो बेसिकली हमको क्या दिया है, VA माइनस BB दिया है कितना 12, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड दिया, मतलब मॉड दिया 12 वोल्ट, करेक्ट। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो Q इंटू V, A माइनस VB। क्योंकि हम तुमको याद होगा जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट का भी मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट सब्ट्रैक्ट पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी को हम लोग क्या माने हुए हैं, 0। पोटेंशियल एट इंफिनिटी को क्या माने हुए हैं, 0 माने हुए हैं। सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चार्ज क्या हुआ 2, BA माइनस BB कितना हुआ 12, तो आंसर क्या आ गया हमारा 24। वर्गन की बात कर रहे हैं, मतलब एनर्जी मतलब जूल में लिख देंगे, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं 12.3। 12.3 क्या कह रहा है कि हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if resistance of bulb filament is इतना। रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1200 ओम, वोल्ट कितना होता है 220 वोल्ट, ठीक है। हाउ मच करंट, तो करंट कितना होगा, करंट क्या होता है I इंटू आर इक्वल्स टू V, I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब 220 बाई 12
मतलब इसको अगर और छोटा करना चाहें तो 1160, तो 11/60 एम्पियर फ्लो करेगा करंट। पहला का हो गया आंसर। दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। अब देखो रेजिस्टेंस क्या किया, चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस 100 कर दिया, वोल्ट कितना दिया है 220, फिर से आर कितना दिया हुआ इस बार 100 ओम, आई क्या हो गया 220/100, करेक्ट है। ये फिर यहाँ चला जाएगा 2.2 एम्पियर। कोई दिक्कत। नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 2020। क्या लिखा हुआ है कि करंट जो ड्रॉ कर रहा है हीटर वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किसके, जो ड्रॉ कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। आई बात समझ में। Potential difference between the terminal of an electric heater is given। इसको मिटा ले पहले। क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ड्रॉ करंट कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। व्हाट इज द करंट विल बी ड्रॉन इफ द पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 120, करंट पूछ रहा है। तो देखो दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो अंदर का प्रॉपर्टी होगा वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है कि पहले जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो पहले दूसरा है अब दूसरा हो गया, नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मतलब दोनों का जो प्रॉपर्टी है सेम। तो प्रॉपर्टी क्या देता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमको क्या मिलता है, प्रॉपर्टी मिलता है ना रेजिस्टेंस से प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सिंस रो क्या देता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का प्रॉपर्टी, एल और ए कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं दिया उनने, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब रेजिस्टेंस क्या दे रहा है हमको, प्रॉपर्टी दे रहा है अगर सब कुछ फिक्स है तो आर कितना हो गया इस केस में, पहले वाले केस में V/I, मतलब 60/4, मतलब कितना हो गया 15 ओम, करेक्ट है। यही आर यहां भी रहेगा। हीटर जो है रेजिस्टेंस तो उतना ही शो करेगा, ऐसा थोड़े है कि जब ज्यादा करोगे ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो अलग हो जाएगा। तुमको पता है ओम्स लॉ का प्रॉपर्टी से कि वो स्ट्रेट लाइन होता है V और I का ग्राफ, है कि नहीं। और ये tan थीटा क्या देता है, रेजिस्टेंस। और ये तो पूरा टाइम कांस्टेंट रहे, वोल्टेज बढ़ाते रहो या करंट बढ़ाते रहो, ये एक प्रोपोर्शन में होगा, और रेजिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आर क्या हो गया 15, तो V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है, 120 दिया है, 120/15 कर दिए, आई निकल गया। आई कितना आया 15 8 आई आ गया। तो करंट थ्रू हीटर बिकम्स 8 एम्पियर, करेक्ट। एम्पियर डाल दे भाई, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 20। आर दिया है लेंथ, ठीक है, रो एल बाई ए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल दिया है कितना 1 mm, डायमीटर दिया है तो पाई d²/4, डायमीटर कितना दिया है 0.3 mm, मतलब कि 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द, हमको निकालना है, ठीक है, मतलब 26 इज इक्वल टू रो एल, एल क्या है 1, ए क्या हो गया पाई d², d² मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, सिंपल मैथ। तो रो किसके बराबर हो गया, यहां से रो हमको क्या आया, रो इक्वल्स टू 26 इंटू पाई 0.3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमको करीब करीब आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ दे रहा है कि टेबल 12.2 से प्रेडिक्ट करना है कि मटेरियल कौन सा होगा,
तो अगर देखेंगे कि टेबल 12.2, ये एग्जाम में सब नहीं पूछता है, लेकिन देख लेंगे हम लोग, हमारा वैल्यू है कितना 12.2, तो इंटू 10 टू द पावर नहीं 1.84, 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6, कहाँ दिख रहा है 1.8, यानी क्या यूज हुआ है हमको, मैंगनीज यूज हुआ, यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wire of given material having length L and area of cross section A has resistance 4, बहुत बढ़िया, R दिया हुआ है 4 ohm, what would be the length L है, cross section area A है, what would be the resistance of another wire, ये हमारा R1 दिया है, तब R2 निकालना है, जिसका लेंथ हो जाता है L/2 और एरिया हो जाता है 2। तो R1 क्या हो गया हमारा, रो L/A, करेक्ट, रो, तो R2 भी रो ही होगा, क्यों, क्योंकि मटेरियल दोनों क्या है, गिवन मटेरियल सेम है हमारा, करेक्ट, रो L क्या हो जाता है L/2 और A क्या हो जाता है 2A, करेक्ट, तो रिप्लेस कर दिए, R2 इज इक्वल टू रो L, इसको अच्छे से लिखे थोड़ा, L और रो में कंफ्यूजन ना हो, रो L/A 1/4, करेक्ट, रो L/A किसके बराबर है, R1 के बराबर है, तो R1/4 इज इक्वल टू R1/4, क्या दिया है, रेजिस्टेंस कितना है पहले का 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, 4/4 वैल्यू आ गया हमारा 1 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू आर क्या हो गया 1। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected a 6 volt battery, calculate the total resistance of circuit। चलो ठीक है, कि क्या क्या हमको कनेक्टेड है, 20 ओम का इसका रेजिस्टेंस है बल्ब का, कंडक्टर है ये 4 ओम का, ठीक है, बैटरी क्या है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया R1 प्लस R2, मतलब कि 20 प्लस 4 मतलब कि 24 ओम, वेरी गुड। करंट थ्रू द सर्किट से करंट कितना जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट, मतलब 6/24 मतलब 1/4 एम्पियर, मतलब 0.25 एम्पियर, समझ आया। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, देखो यहां से 6 वोल्ट एम्पियर 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो कुछ पोटेंशियल ये खाएंगे, कुछ पोटेंशियल ये खाएंगे, हाँ बिल्कुल खाएंगे। तो पोटेंशियल जो लैंप कंडक्टर खाएगा, कितना खाएगा, जितना करंट उनसे जा रहा है और जितना उनका रेजिस्टेंस है, तो क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट तो सब में से क्या जाएगा, सेम जाएगा, तो 0.25 प्लस सॉरी इंटू 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, यानी क्या हो गया हमारा 1 वोल्ट खाएंगे हमारे कंडक्टर भाई साहब, और लैंप सर कितना खाएंगे, I 0.25 इंटू 20, ये किसके बराबर आ रहा है 5 वोल्ट के बराबर है। अगर तुम देखो तो 1 + 5 दोनों किसके बराबर 6 के बराबर, मतलब जो समेशन हो जितना भी अप्लायंस हो वो टोटल किसके आता है, जो हमारा सोर्स हो उसके बराबर। वही हम तुमको बताए थे, इस पर्टिकुलर को V मान लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को 0 मान लो, कि यहां से यहां तक में टोटल हमारा V पोटेंशियल खर्च हो गया। याद है जब हम लोग डिराइव किए थे पोटेंशियल ये पैरेलल में कैसे यूज करते हैं उसका डिराइव किए थे, तो बताए थे ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे V, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0, तो हम लोग ऐड किए थे V1 + V2 + V3 किसके बराबर होता है, इसमें नहीं सीरीज में V1 + V2 + V3 किसके बराबर होता है, V - 0 के बराबर, मतलब V के बराबर, इस दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर। आई बात समझ में। कोई भी एक पॉइंट को 0 मान के करोगे ना तभी तुम पॉइंट का निकाल पाओगे, जैसे हम रेफरेंस मान लिए इस पॉइंट को 0,
तभी हम कह पाए इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी कोई भी एक जगह का अगर पोटेंशियल तुम कहते हो तो हम लोग बेसिकली क्या निकाल रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन बन गया, चेक कर ले। करंट सही था 0.25, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमारा 24 सही था। 1 वोल्ट खा रहा था हमारा कंडक्टर और 5 वोल्ट खा रहा था हमारा, वेरी गुड। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इन अ सर्किट गिवन इन फिगर 12.10, अच्छा इसी सर्किट की बात हो रही है, चलो ठीक है। क्या करना है इसमें, R1, R2, R3 का वैल्यू दिया है विच हैव बीन 12, ठीक। तो तीनों के तीनों बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर एक रफ उसका बना देते हैं, इसको यहीं पर बना ही लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इसको नीचे ही ले आते हैं ताकि देखने में आसानी हो। चलो बोलो, ये हमारा R1 है ऊपर वाला, R1 का वैल्यू कितना दिया है 5, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। चलो बहुत बढ़िया। ये हमारा 12 है, ये हमारा स्विच है, तो स्विच ऑन है, ये हमारा एम्पियर मतलब करंट फ्लो कर रहा है, सब दिखाने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हमको ईच रजिस्टर से क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारा पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं 12, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं 0। अभी हम थोड़ा देर बताए थे कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 मान लो तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, क्योंकि ये सर्किट कैसे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, बीच में सब लॉस कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करंट थ्रू R1 कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल जो इस पाथ से जब करंट जाएगा तो पोटेंशियल कितना लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा 12 खा जा रहा है ना, तो 12/5। तो पहला हमारा जो R1 से करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 2.4 एम्पियर चल रहा है, करेक्ट। अब जब I2 की बात करेंगे तो इस पाथ में क्या है, सेकंड पाथ में कितना है, फिर से 12 खाया जा रहा है, पूरा का पूरा खाया जा रहा है कि नहीं, 12 - 0/R2, ये हमको इस सेकंड पार्ट का करंट दे देगा, करेक्ट, बाई 10 मतलब कितना 1.2 एम्पियर। तीसरा क्या है 12, फिर से वही तीसरा पार्ट, ये 12/30 कितना दे देगा हमको वैल्यू 1.2 बाई मतलब कितना दे रहा है 0.4, करेक्ट, चेक कर लो, हाँ 0.4 एम्पियर दे रहा है। तो हमको हर एक पोर्शन से निकल गया, टोटल करंट क्या होगा, तीनों को ऐड कर लो या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के कर लो, चेक कर लेते हैं, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। 0.4 प्लस 1.2 कितना बचा हमारा 1.6, 1.6 प्लस 2.4 कितना हुआ हमारा 6, 10 मतलब 0, एक आया 3, तो 4 एम्पियर टोटल हमारा करंट जा रहा है जब हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब रेजिस्टेंस से कर लेते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना है हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 कितना है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, तो यहाँ 30 आया, 6 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स प्लस 1, यानी कितना बचा 1/3, 10/30 मतलब 1/3, तो R इक्विवेलेंट कितना आया 3 आया, करेक्ट। तो I क्या होगा हमारा V, टोटल V बाई R इक्विवेलेंट मतलब 3/4, तो टोटल I हमारा 4, इससे भी 4 एम्पियर आ रहा है और इससे भी 4 एम्पियर आ रहा है, मतलब सही है। कोई भी तरीका से करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यही तरीका, ये जो पहला वाला तरीका था उसको फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि उससे हमारा पार्ट 1 से जो क्वेश्चन बना उसी का यूज करके पार्ट 2 बना रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट तो तुम कोई भी तरीका यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस लो निकाल ही लिए हम लोग,
आर इक्विवेलेंट अभी जस्ट निकालें, कैसे? पैरेलल वाला यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या दिया है? इफ 12.2 फिगर, ये हमारा फिगर है, इसमें R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10, R2 का वैल्यू दिया है 40, R3 का वैल्यू दिया है 30, R4 का वैल्यू दिया है 20 और R5 का वैल्यू दिया है 60। चलो, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, और ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पर अगर जब ये पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं तो ये लोग आपस में क्या आ जाते हैं? सीरीज। मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करते करते यहाँ से सेम करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी सेम, मतलब ये क्या निकल गया? सीरीज में। जब भी चेक करना है कोई सीरीज में है कि नहीं, उनसे सेम करंट फ्लो करते रहना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? सीरीज में होता है। तो पहला निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट नंबर 1, 1/10 प्लस 1 निकालना क्या है? देख लेते, एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ चलो एक बार निकाल लेते हैं। 1/10 प्लस 1/40 कितना आया? 40। 4 प्लस 1 यानी 5/40 मतलब 1/8, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आया? ये 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 8। आर इक्विवेलेंट नंबर 1 हमारा आया 8। दूसरा करेंगे 1/R इक्विवेलेंट नंबर 2, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम कितना आएगा? 60। 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना बचा? 6 बचा। 6/60 कितना? 1/10। तो आर इक्विवेलेंट नंबर 2 कितना आया हमारा? 10 ओम आया। करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो हमारा अब आर इक्विवेलेंट नंबर 1 और आर इक्विवेलेंट नंबर 2 क्या है? हमारा सीरीज में। करेक्ट, यानी अगर हम इसी फिगर को वापस से बनाना चाहें तो हम ऐसा बना सकते हैं। ये एमीटर है हमारा, सिर्फ दिखाता है कि करंट किस में फ्लो कर रहा है, प्लस से निगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर इक्विवेलेंट 1 कितना आया हमारा? 8। आर इक्विवेलेंट नंबर 2 कितना आया? 10, और ये हमारा कितना दिया हुआ है? 12। तो टोटल क्या हुआ? 8 प्लस 10 मतलब 18 हो गया हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीरीज में सिंपली ऐड कर देते हैं। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हो। वोल्टेज पता है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 12। 12/18 कितना हुआ? 2/3 मतलब 0.667 तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। समझ गए? चलो, इसके नीचे का तो हम लोग सारा ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसका हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी के साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज का कैसे बनाते हैं डिटेल्ड वे में, जो जरूरत पड़ेगा जिस क्वेश्चन का वो हम लोग करेंगे। लॉन्ग आंसर में कुछ कुछ हिंट्स दे देंगे, कुछ कुछ खुद से भी कर सकते हो तुम लोग। बेसिकली न्यूमेरिकल्स में जो तुम्हें दिक्कत होगा वो हम न्यूमेरिकल्स पूरा बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तब तक पढ़ते रहो, अच्छे से एंजॉय करते रहो। और तुमको ही पता है अगर दिक्कत हो तो क्या करना है, हमारे पास क्या है? टेलीग्राम चैनल है, मैसेज करना है, तुरंत के तुरंत तुमको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी तुरंत। चलो पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।